अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम हमने टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बेशुमार किए, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर आने वाले 2 प्रोग्राम्स के बाद एक प्रोग्राम बनता है मज़दूरों के ऊपर कि हमने दिखाया। बेसिकली मकसद ये था कि स्टेप बाय स्टेप आएँ और दिखाएं किस हद तक ये इंडस्ट्री इस वक्त वबाल का शिकार है और किस हद तक मुतासिर हो रही है। जब ये इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है तो इससे वाबस्ता इस शहर फैसलाबाद, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, और मैं तो ये कहूँगा इस शहर के मैनचेस्टर के साथ इंसाफ तब होता है क्योंकि इसको मैनचेस्टर कहलवाने वाले 2 लोग हैं। एक सेक्टर है जिसे टेक्सटाइल सेक्टर कहते हैं जो मालिकान है, और एक सबसे अहमियत का हामिल मज़दूर है। जब मज़दूर होगा तो ही टेक्सटाइल सेक्टर होगा, अगर मज़दूर नहीं है तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर नहीं है। और ये मालिकान खुद मानते हैं कि इस शोबे का और इस टेक्सटाइल सेक्टर का, इस फैसलाबाद को पहचान देने वाला वो मज़दूर है जो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि दूर दराज इलाकों से आके अपने रोज़गार की तलाश के लिए आएँ। और वही मज़दूर जिसके लिए इमरान खान भी कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ नौकरियां देनी है। 1 करोड़ नौकरियां कभी भी हुकूमत नहीं देती, हुकूमत फैसिलिटेट करती है प्राइवेट सेक्टर को। इस हुकूमत ने अपने बयानियों के, इसके वज़रा ने बाद में ठीक किया कि हमारा बयानिया गलत था कि जो हमेशा नौकरियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। हुकूमत सिर्फ फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेशन हुई और टेक्सटाइल सेक्टर ने मसल दिखाए, रोज़गार बढ़ा, लेकिन उसके बाद अब ऐसा बहरान सामने आया है जो कि शायद गुज़िश्ता पिछले बहरानों को भी अपनी लपेट में ले लेगा और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ता नज़र आता है। सबसे पहले जो वर्किंग वुमेन अलायंस है उनकी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, फिर लेबर कौमी मूवमेंट के भी लोग हैं। इनसे मकसद ये होगा कि सवालात कर सकें कि इस वक्त सिचुएशन मार्केट के अंदर है क्या। 2.5 लाख के करीब ख़वातीन फैसलाबाद की मज़दूरी करती हैं, मेहनत करती हैं, और मज़दूरों की तो मर्द मज़दूरों की एक लंबी फहरिस्त है। हकूक़ के लिए जंग लड़ते ये लोग कभी तो अपनी जानें दे देते हैं, कभी मशीन के अंदर आके मर जाते हैं, लेकिन शहर फैसलाबाद को मज़दूरों और टेक्सटाइल का शहर कहलवाने से पीछे नहीं हटते। वर्किंग वुमेन अलायंस के साथ सबसे पहले मैं बात का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त सिचुएशन है क्या, क्योंकि हर कोई रोता नज़र आ रहा है, मालिकान भी रो रहे हैं, लेकिन 12 मालिक ये कहते हैं कि हम फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद नहीं कर पा रहे कि मज़दूर वाबस्ता हैं, मज़दूर वाबस्ता हैं। उनके मुंह से हर वक्त मज़दूर की बात सुनी जा रही है। क्या हुकूमत को इस वक्त सुन नहीं रहा? जो हुकूमत कह रही थी हमारे पास लेबर नहीं है, मज़दूर कम पड़ गया है, सिर्फ 1 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो गई है कि अब हर कोई रोता नज़र आ रहा है। जी, फैसलाबाद में लाखों ख़वातीन जो हैं इस टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, हौज़री एंड गारमेंट्स में काम करती हैं, और हमारी कुछ ख़वातीन जो हैं घरों में ये काम करती हैं, हौज़री एंड गारमेंट्स, ग्लव्स सिलाई करती हैं, थैले सिलाई करती हैं। लेकिन ये जो हुकूमत की पॉलिसी आ रही है कि वो यार्न और कॉटन पर पाबंद एक्सपोर्ट करने जा रही है, तो इस सूरत में अगर ये एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर ममालिक में, तो यहाँ पे जो है हमारी ख़वातीन जो मज़दूर हैं वो चाहे हौज़री गारमेंट्स में काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो वो बेरोज़गार हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो जाएगा। क्योंकि पहले ही हालात ऐसे हैं कि ख़वातीन जो है अपने घर का बजट जो है वो सही तरीके से नहीं बना पा रही होती, बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगी, और बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो सामने आएंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि एक तो इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए ताकि जो है मुल्क हमारा एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से बच सके। क्योंकि फैसलाबाद जो है वो मईशत में जो है एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम इस इक़दाम को नहीं रोकेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा पाकिस्तान में। बुरा हाल होगा। आगे ख़वातीन और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इस वक्त आप किस सेक्टर में काम कर रही हैं और क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त? हालात तो वाक़यात के हैं, मालिकान कितना मज़दूर के साथ खड़े हैं, मज़दूरों को किन मुश्किलात का सामना है? मज़दूरों को हर तरह से मुश्किलात का सामना है। ये फैक्ट्री वर्कर हैं, ख़ास तौर पे उन लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वो दूर दूर से बच्चियाँ अपने घरों से आके इधर फैक्ट्रियों में खुड़िया वाले से, सांगला से, शाहकोट से दूर से आ रहे हैं, या भी इस हालात की वजह से उनको काम से निकाला जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान है। उनको सही टाइम से उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा, उनको टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही, बस थोड़ी सैलरी दे रहे हैं। सिर्फ इन हालात की वजह से बहुत बेचारी परेशानी की वजह से अपने घरों में बैठ गई हैं और अपनी बेरोज़गारी का वो ज़रिया खो बैठी हैं। रोज़गार का ज़रिया जो वो खो बैठी हैं। अब जैसे दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, पूरी मिलें जो हैं टाइम पे चली, लेकिन अब 8 घंटे की शिफ्ट रह गई है, कहीं थोड़ी सी आधी शिफ्ट रह गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ा है? जब शिफ्टें कम होगी तो ख़वातीन निकालनी पड़ेंगी। 2.5 लाख के करीब ख़वातीन है तो लाख निकल जाएंगी, या आधा या 50,000 निकल जाएंगी। कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। मैं खुद पट्ठा मजदूर हाँ। अगर मैं कहनी हाँ कि जी कोला महंगा हो गया, मालिक कहते हैं कि असीं पट्ठे बंद कर देने,
ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 100-150 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਈਦ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪੱਠੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉੱਤੋਂ ਈਦ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। दो महीने पहले तो पट्ठे चले आ, 4 महीने होर लंघन के फिर पट्ठे बंद कर दें। हाँ जी, तो फिर मजदूर तो हर वक्त जिधर भी चले जाओ मजदूर ਨੂੰ परेशानी है। ਹੁਣ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਟਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨया ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹ भी नहीं मिलती। बड़े मुश्किल हैं बंदा मज़दूर के औकात, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना घर ही नहीं है। ये बड़ा ज़ोरों शोर से शेर बोला जाता है हर तकरीर के अंदर, लेकिन मज़दूरों की बातें बोल ही दी जाती हैं, बाद में उन्हें पूछता कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस वक्त सिचुएशन है फैक्ट्रीज के? आपके सेक्टर से? मैं पावर लूम सेक्टर से हूँ। पावर लूम वाले भी रो रहे हैं, मालिकान कह रहे हैं जी देखें 96 रुपये अगर ग्रे कपड़ा फ़रोख्त होगा तो आगे किसने लेना है। प्रोसेसिंग वाला कह रहा है मेरी तो इतनी, मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद है, प्रोसेसिंग वाले कह रहे थे ग्रे क्लॉथ बाहर से मंगवाएं कि हमारी कैपेसिटी नहीं लूमें पूरी कर पा रही। अब वो कह रहे हैं जी हमें कपड़ा चाहिए नहीं, इतना महंगा लेगा कौन। आगे फ़रोख्त ख़त्म हो चुकी, मार्केटें चुप बैठी हैं। जिन मार्केटों में रश होता था वहाँ कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, जो पावर लूम मालकान हैं वो भी आकर मज़दूर को ब्लैकमेल करते हैं। मज़दूर की मज़दूरी में कमी का कहते हैं उसको कि मज़दूरी अपनी कमी कर लें, हमें धागा नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा। ये आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से 3 माह फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मज़दूर बेरोज़गार हुआ, मज़दूर ने भूखा रहा, मज़दूर राशन के पीछे लगा दिया कि आपको राशन मिलेगा, लेकिन किसी मज़दूर को राशन ना मिला। घर दर बदर की ठोकरें खा, 12,000 रुपया भी दिया, तो हमारे किसी मज़दूर को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं उनको मिला ही नहीं। वो बेचारे देखते रहे कि हमारा मैसेज आएगा, वो मैसेज में नाअहल करार दे दिया। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे पास 80% जो मज़दूर है रजिस्टर ही नहीं है। वो किसने करना है? वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको रजिस्टर करे। अगर वो रजिस्टर नहीं कर रहे तो वो रियासत की नाअहली है कि अगर 80% मज़दूर रजिस्टर ही नहीं है तो वो कहाँ से रिलीफ लेगा? वो तो भूखा रहेगा। उनको पूछता ही कोई नहीं है मज़दूरों को, उनको पूछता कोई नहीं। अगर 80% रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने बहुत बड़ी तादाद में मज़दूरों को उनका हक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पठा मजदूर हाँ, लेकिन अब लूमा तो हो गया, टैक्सटाइल हो गया, इस तमाम मजदूर जो ना परेशान है। अगों ईद आ रही है, ईद के उत्ते बहुत परेशानी होनी है। ना जूते लै जाने ने, ना कुछ है नहीं लै जाने। दसो गरीब आदमी की लैके खाएगा, की करेगा? बड़ी परेशानी है। इस हुकूमत ने क्या था कि बड़ा कुछ करेगा मजदूर वास्ते, दिन रात गल्लां करे कि मजदूर वास्ते ये भी कुछ करांगा, मैं भी कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। परेशान है, सब हुकूमत से बहुत परेशान है, बहुत परेशानी का शिकार हैं जी। मजदूर हैं, बाबा लतीफ़ साहब मौजूद हैं, लेकिन 2 मजदूर हैं। इनसे पहले बात कुछ कर लूँ, फिर मैं बाबा साहब की तरफ बढ़ूँगा। क्या मुश्किलात का शिकार है इस वक्त? क्या परेशानियाँ घरों के अंदर? रमज़ान शरीफ है, राशन लेना है, ईद के लिए कपड़ों का 10 दिन बाद अभी फ़िक्र पड़ जाएगी। क्योंकि ये जो काटन बाहर जा रही है ना, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मज़दूर लाखों बेरोज़गार हो जाएंगे। काफ़ी फैक्ट्रियाँ इसी वजह से लूमें बंद पड़ रही हैं। हमारा अगर हफ्ता आधा बनेगा तो हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे? इससे हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। रमज़ान में तो अभी चीज़ें और महंगी होनी, बल्कि होना शुरू हो गई हैं। 1.5 हफ्ते का रेट लिस्ट देखें तो हर चीज़ ऊपर की तरफ। रमज़ान से पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें इस बारे में भरपूर एहतजाज करेंगे। भरपूर एहतजाज ही मजदूर करेंगे। किस सेक्टर से? पावर लूम वर्कर। क्या हालात वाक़यात हैं? मालिक क्या कह रहे हैं जी? मालिक तो कह रहे हैं जी हमारी तो अपनी अब जान निकल चुकी है। जो कपड़ा मजदूर पहले फाड़ लेता था, टाकी फाड़ के साफ़ कर लेता था, अब तो वो कहते हैं जब वो फाड़ता दिल ऐसे लगता है कि हमारे कपड़े नहीं, हमारा दिल फाड़ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 45,000 ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੁਰਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆ ਹਕੂਮਤ 25% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 260 ਰੁਪਏ ਡਾਲਟਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਦੂਸਰਾ 280 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਘਿਓ ਆ, ਚੀਨੀ 110 ਰੁਪਏ ਆ। ਦਵਾਈ ਖਿਦਾ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। मजदूरों को रहम किया जाए, मजदूरों का इनका मुतालबा है। बाबा लतीफ़ साहब मौजूद हैं। बाबा साहब सबके मौक़िफ़ सुने। मैं चाह रहा हूँ को इंक्लूड आप कर दें कि क्या किस हद तक मजदूर जाने के तैयार हैं। तमाम सेक्टर एहतजाज के लिए वो भी तैयार हैं। अब तो पावर लूम वाले हो, प्रोसेसिंग वाले हो, सब इस वक्त इस हालत में हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद मजदूर के लिए सड़कों पर निकलने तैयार। अब तो हमारे पास भी कुछ नहीं रह गया, हम भी मजदूर ही बन गए। बड़े अफसोस की बात है बिलाल साहब, अपना फैसलाबाद शहर के अंदर पिछले 3 माह के अंदर 80 लोगों ने ख़ुदकशी की है। गुज़श्ता रोज़ 3 लोगों ने ख़ुदकशी की है। कहाँ है रियासत मदीना का हुक्मरान? रियासत मदीना में तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा सो गया तो कल अल्लाह की अदालत में पूछ होगी। इस शहर के अंदर, पाकिस्तान के मैनचेस्टर के अंदर 80 लोग जो कि ख़ुदकशी कर चुके हैं पिछले 3 माह के अंदर। और बेरोज़गारी का ये जो तूफ़ान है ये बढ़ता चला जा रहा है। यारन जो है उसकी एक्सपोर्ट की वजह से हमारी जब पावर लूम फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल, होजरी, गारमेंट, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग सब बंद हो जाएगा तो हमारे मजदूर किधर जाएंगे? 10 लाख मजदूर यहाँ पे काम करते हैं जो पहले ही अपनी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जो सोशल सिक्योरिटी से महरूम है, EOBI से महरूम है, हेल्थ एंड सेफ्टी से महरूम है। आए दिन आपको पता है करंट लग के मजदूर मरते हैं। पिछले साल आपने कितने प्रोग्राम किए कि कहीं कोई बॉयलर फट रहा है, कहीं कोई ऑयल रिफाइनरी जल रही है। 28 मजदूर पिछले साल के, 7 मजदूर अभी 3 माह के अंदर करंट लग के मर चुके हैं। लेकिन मरने के बावजूद भी अपने बच्चों का रोज़गार कमाने की बात करते हैं। इंशाल्लाह जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, अगर इन्होंने हमें एतमाद में तो नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद हम इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए इनकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं कि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मेरे मजदूर का चूल्हा जलेगा। मजदूर के चूल्हे को जलाने के लिए हमने आज इजलास बुलाया है और हम नहीं चाहते कि रमज़ान में सड़कों पर निकलें, लेकिन हमें मजबूर किया जाएगा। फैसलाबाद का मजदूर पीपल्स पार्टी के दौर में भी निकला, नून लीग के दौर में भी निकला। अब रमज़ान में मुझे लग रहा है कि PTI के दौर में भी मजदूरों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा और उसकी हमने आज से तैयारी शुरू कर दी है कि 1 मई को फैसलाबाद के मई का डे आ रहा है। इंशाल्लाह फैसलाबाद के लाखों मजदूर सड़कों पर निकल कर सरापत जा जाएंगे। अगर उससे पहले जिस तरह रज़ाक दाऊद ने 8 दिन का टाइम लिया, अगर 8 दिन के अंदर इस एक्सपोर्ट पर पाबंदी ना लगी, जो भी जॉइंट एक्शन कमेटी फैसला करेगी हम उसके साथ होंगे। अगर वो नहीं भी करेगी तो तब भी हम चौक घंटा घर में भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आज लायामल देकर यहाँ से उठेंगे। आज लायामल भी दिया तो इनका एक मौक़िफ़ था कि 1 मई से क्योंकि योम मज़दूर होता है और अगर हम अदाद शुमार और तारीख देखें तो 14 के हिसाब से जो रमज़ान का आगाज़ होता है तो कमोवेश 15-16 दिन होते हैं। यही 15-16 दिन का अल्टीमेटम जो है वो प्रोसेसिंग सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर दे रहा है कि 15 रोज़े तक इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आखिरी 15 दिन जो होते हैं वो ख़रीदारी के बूम होता है। अगर तब भी ख़रीदारी कपड़े की ना बढ़ी, लोगों को मांग के अंदर इजाफा ना हुआ और ख़ास तौर पर ये जो 2 दिन की छुट्टी है इसके अंदर रिलीफ ना मिली है, टाइम के अंदर रिलीफ ना मिला कोरोना की वजह से, तो हम बिला आखिर सड़कों के ऊपर होंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इख्तियार नहीं। ये पूरे साल की जमा पूंजी होती है जो इस 1 महीने में मजदूर ने, मालिक ने, सब ने करनी है। और इस वक्त हमें पैसा जो मुकम्मल तौर पर मुंजमद है, हर चीज़ रुकी हुई है और कहीं से कोई सर्कल चलने का नाम नहीं ले रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है कि इस वक्त इंडस्ट्री की सूरत हाल के ऊपर क्या गंभीर सिचुएशन जो है इस वक्त स्टैंड कर रही है और इसे कैसे निकलना है, गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान एपटपमा मौजूद हैं, जबकि चेयरमैन जोन फैसलाबाद शेख शाह जुवैर साहब भी मौजूद हैं। रेहान भाई सबसे पहले आगाज़ करते हैं। रेहान साहब, कैसे देख रहे हैं कि लूम इंडस्ट्री जो है इस वक्त उनके ऊपर बिजली का इजाफी बोझ भी पड़ रहा है और यौन की तो वैसे ही एक खपत है, गोमगो की सूरत हाल है। कैसे देखते हैं इंडस्ट्री कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? ग्रे क्लॉथ के भी आप सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद के,
तो ग्रे क्लॉथ की कीमत भी बहुत ऊपर जा चुकी है, बाइंग पावर लोगों की कम होगी, प्रोसेसिंग यूनिट जो कि बाहर से डिमांड कर रहे थे, मुझे याद है आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था हमें ग्रे क्लॉथ चाहिए, लूमें पूरा नहीं कर पा रही कैपेसिटी, अब आप कह रहे हैं कि हम एक हफ्ते में 4 दिन चलने के काबिल रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने टेक्सटाइल के हवाले से बात की है, आपने ना 2 तरह के मुझसे क्वेश्चन करनी है। एक तो लूम्स के हवाले से, क्योंकि लूम्स देखें अभी तो लोगों के पास पिछला ताना बाना पड़ा है, चल रहा है, और अभी सूतर थोड़ा सा नीचे आया था, कुछ लोगों ने लिया भी है, फिर ऊपर चले गया। तो लूम्स के हवाले से तो अभी ज़ाहिर है कि अभी ईद का भी सीज़न है, तो वो डिमांड तो थोड़ी बहुत, क्योंकि लूम पीछे शॉर्टेज था कपड़े की, तो अभी वो कपड़ा पूरा हुआ है, लेकिन लूम थोड़ी बहुत अभी लूम तो चल रही हैं। लेकिन ये जो बिजली का बोझ अब पड़ जाएगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो आने वाले वक्तों में इसमें ये क्राइसिस बन सकता है। तो लूम के हवाले से तो ये बात है। तो जो हमारी प्रोसेसिंग एंड डाइंग यूनिट है, वो अभी हमारे पास पिछले कपड़े, जो पिछला कपड़ा पड़ा है लोगों का डाई के लिए आया हुआ है, और ईद का सीज़न है, वो तो आपको बताया कि 8 घंटे में एक शिफ्ट को चला रहा है, कोई 1.5 शिफ्ट चला रहा है। लेकिन ये जैसे महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी, आगे जो कंज्यूमर है उसमें परचेज़ पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है हमारा जब भी कोई त्यौहार, ईद का ऐसा स्पेशल त्यौहार होता है, इस पर हर बंदे ने नया कपड़े लाजमी नया जूता लेना होता है। तो इस दफ़ा महंगाई की आलम यह है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि वो उनमें कपड़े लेने में भी बड़ी दुश्वारी पेश आ रही, क्योंकि कपड़े के रेट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले से। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है ना, ये आप जब गवर्नमेंट ये आई थी तो ये बिल्कुल बहुत बुरे बहरान में था, और इनको अप्रिशिएट मैं करता हूँ कि इन्होंने ये गवर्नमेंट ने आके इसको टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से देखा और इसे बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ दी, जिससे, और टेक्सटाइल पॉलिसी जो हमारे फैसलाबाद के दोस्त थे, ज़फ़र सरवर, रिजवान अशरफ, एहतशाम जावेद और जितने भी दोस्त थे, उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट किया। जो मैं उन्होंने बात हमने उन्हें बताना चाहिए थी वो बताई, और उससे वो टेक्सटाइल के जो है ना मामला बेहतरी की तरफ शुरू हो गया, और फिर इतना बूम आया कि यहाँ लेबर की शॉर्टेज शुरू होगी, कपड़ा शॉर्ट रहता था, एक्सपोर्ट में माल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फिर अगर इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने अब तवज्जो ना दी तो ये पुराना दौर में जा सकती है, क्योंकि इनकी बहुत मेहनत हुई है, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फौरी तौर पे इसके ऊपर तवज्जो दे, मीटिंग्स ना करें, बल्कि इसे सीरियसली लेके, ताकि ये अपना पहिया चलता रहे, क्योंकि इससे लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक है, और इससे लाखों लोग रोज़गार से ना पहले लॉस हुआ था। तो ये समझे कि ये जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं ना, इसे समझे NGO का ही काम करें, क्योंकि ये इससे बहुत सारे आप सोच नहीं सकते जितने लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। रोज़गार जितने का मुंसलिक है। शेख शाह साहब मौजूद हैं, इनसे इनकी तरफ बढ़ता हूँ। शेख साहब, बहुत ही तफसील से शायद मेरे को सवाल थे, लेकिन रेहान साहब ने पहले कवर कर लिए। इस वक्त अगर देखें तो लाखों मजदूर, और फिर एक तरफ हुकूमत के कुछ लोग हैं, जैसे अगर हम बिल्कुल रज़ाक दाऊद को हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने काविश की, लेकिन ECC से मंजूर होने वाली चीज़ जाके कबीना में मुस्तरद हो जाती है। क्या इसकी ये वजह है कि कबीना में हमारा एक हिस्सा नहीं है? ये तो है हमारी एक कमी, क्योंकि हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ डिफेंड करने वाला नहीं है कि ये हमारा हक है, नहीं इंडिया से देनी ना दें, आप हमें तमाम मुतबादल सोर्सेज तो इस्तेमाल करने दें। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि इंडिया से हमारा एक इशू चल रहा है, बल्कि शुरू डे 1 से ही है, तो उस पर तो हमें पॉलिटिकली भी हमारे पे प्रेशर आता है, पब्लिकली भी आता है, अवाम एक पेज पे है इंडिया के मामलात में। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर इंडिया से नहीं है, और अदर कंट्रीज़ बहुत सारे वस्ती रियासतें हैं जो रशियन रियासतें आज़ाद हुई हैं, वहाँ भी कॉटन का है। ये गवर्नमेंट को इस पर बैठ के सीरियसली सोचना होगा कि किस तरह से हमने, अगर हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और पाकिस्तान की स्पेशली टेक्सटाइल वो इतनी ज़्यादा इसमें हमारे पास कैपेसिटी है, और इतना ज़्यादा फोकस, मतलब ब्राइट चांसेस हैं अगर गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली फोकस करे, और जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल से रिलेटेड, ना सिर्फ के, क्योंकि इस टाइम तो हमें कॉटन की सबसे बड़ी शॉर्टेज है, धागे की शॉर्टेज है, उसके साथ अगर हम चाइना से जो कॉटन मंगवा रहे थे, यॉन मंगवा रहे थे, धागा मंगवा रहे थे, सुना जाता था अमेरिका में उसके ऊपर पाबंदियाँ की ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लेकिन हम अगर लोकल इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना चाहते हैं अपनी लोकल मार्केट, तो मेरे ख्याल में वो सिलसिला जारी है, क्योंकि उनकी तो एक सियासी जंग है, हम उससे निकल के अगर काम करना चाहें तो डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।
सर देखें, हम लोकल कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करें या कोई वो चाइना से मंगवाने पे ही हम पे पाबंदी हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर चाइना से, तो हमारे और बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से आती हैं, जो मिला के हम फिर वैल्यू एडिड अपना टेक्सटाइल तैयार करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जिन और बहुत सारे ममालिक हैं उन पे फोकस करना चाहिए, वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि वस्ती रियासतें हैं, मिस्र है और मुल्क हैं। तो गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल सीरियसली सोचना होगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुल्क के हालात बेहतर हों, और बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कारोबारी हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन आने वाला वक्त बड़ा मुझे खौफज़दा नज़र आ रहा है कि अगर इस पर उन्होंने वक्त पर फैसला ना लिया तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे। शेख साहब, एक वक्त था जब फुल कैपेसिटी पे फैक्ट्रीज चल रही थी तो ट्वीट भी हो रहे थे, लेकिन अब खतूत लिखे जा रहे हैं, एहतजाज की कॉज दी जा रही है। अब लग नहीं रहा कि काबीना से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस शहर के साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे जो हमारा हक बनता है, और हमारे मेंबरान असम्बली की भी एक बड़ी फ़ौज है, लेकिन वो भी अपना उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े नज़र आते हैं, लेकिन शहरियों का मौक़िफ़ बयान करता कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को इस शहर का, इस मुल्क का, इस कौम का बहुत दर्द है, और वो लायल भी हैं, ईमानदार भी हैं, सारी दुनिया उसकी गवाही देती है। लेकिन इमरान खान के गिरदोनुमा कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सियासी बंदा, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी नहीं ये चाहता कि अवाम ख़िलाफ़ हो उसके। अगर आप कह रहे हैं हमारे शहर के लोग हैं, ये हमेशा कहते हैं, शायद इनकी आवाज़ उस तरह से सुनाई नहीं दी जाती जिस तरह से दूसरे कुछ आप कह लें कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसे बैठे हैं, कुछ खान साहब के पास, मैं समझ अनइलेक्टेड जो लोग बैठे हैं ना, इन पे खान साहब को खुसूसी तौर पे सोचना होगा, तवज्जो देनी होगी कि क्यों ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जो आवाम इस टाइम बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रही थी और अब आवाम बिलबला रही है। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो ख्याल अहमद कास्ट्रो, उन्होंने सूबाई लेवल के ऊपर बहुत सारे फ़ैसले करवाए। ऐसे हमें फ़र्क हबीब मुतहरक नज़र आते हैं, हमें फैज़ुल्लाह का मौका भी नज़र आते होंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे खामोशी दिखाई देती है। फ़र्क हबीब अपनी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन वो कामयाबियाँ जैसे सूबाई वज़ीर के तौर पर काबीना के अंदर बैठ के हमारे 5 वज़रा समेट लेते हैं, वो ऊपर नहीं समेटी जा रही। देखें, काबीना में जब बैठें तो फिर तो बंदे की सुनवाई होती है, बंदा बोलता है। अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के साथ ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि यहाँ से हमने एक भरपूर मैंडेट दिया और हमें कोई हमारी वफाकी वजारत नहीं है। तो इस पे भी मैं कहूँगा कि एज़ अ शहरी कि हमारे फैसलाबाद को एक वफाकी वजारत मिले और हमारे जो भी मसले मसाइल हैं वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहुँच सकें, वो पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। और एक सबसे अहम चीज़ ये है जो कि इन्होंने वजारत वाली बात की, बिल्कुल काबीना के अंदर जब हमारा मौक़िफ़ जाएगा तभी उसे डिफेंड, क्योंकि काबीना के अंदर एक चीज़ जाती है और पूरा काबीना का एक ग्रुप जो है वो मुखालफत शुरू कर देता है। शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी होगी, मुल्तान से तो बेशुमार, अगर देखें आमर डोगर भी वज़ीर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जैन कुरैशी हैं, हर कोई है। यहाँ से 7 MNAs हैं फैसलाबाद से, डिवीज़न से लगाएं तो 11 से 12 MNAs है। वजारत सिर्फ एक अगर देखी जाए तो झंग को मिली हुई है और टोबा के पास बनती, लेकिन फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पास 7 MNO के पास एक भी वजारत नहीं है। एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है जिसकी मेरे ख्याल में वक़्त सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने जोगी होती है कि अगर किसी के ऊपर कोई सवालात की बुछाड़ हुई तो आपने जवाब देना, वज़ीर साहब बैठे नहीं हैं। तो ये शायद जो ज़्यादती है इस शहर के साथ ख़त्म करनी हो, क्योंकि जिस भी गवर्नमेंट, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने इस शहर के साथ इतना ज़रूर इंसाफ किया कि इनको इनका हक दिया ताकि ये अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तौर पर आगे रख सकें। तो इस हवाले से हुकूमत को ज़रूर गौर करना चाहिए। जब सूबाई वज़रा के अंदर हमारे नाम आए तो उन्होंने काम करके दिखाया। ऐसे ही ज़रा मौका दें, बहुत कैपेसिटी के लोग जैसे मियाँ फ़रक हबीब हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और खान साहब के पुराने दोस्त हैं, काम करने की वक़्त और सकत रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कॉटन पावरलूम इंडस्ट्री से जो है ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन के पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन मौजूद हैं। मकसद प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले जैसे थोड़ा सा आगाह किया कि हमने बड़ी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ प्रोग्राम पहले भी बारहा किए, लूम्स के साथ किए, लेकिन इस पर लूम्स सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है, क्योंकि जो बुनियादी सिस्टम देखा जाए टेक्सटाइल सेक्टर का तो पहला जुज़, पहली घुरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है, जो कि धागे को कपड़े के अंदर, ग्रे क्लॉथ के अंदर तब्दील करते हैं। जो नवाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। जो सब हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी मौका भी दे रही है, रोज़े भी शुरू हो चुके हैं,
और इस वक्त देखा जाए तो हालात जो हैं वो ज़ुबू हाली की तरफ जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत टाइम ले रही है, मीटिंग कह रही है, दोबारा से ईसीसी में प्रपोजल लेके जाएगी, ईसीसी की मंजूरी के बाद काबीना से रिजेक्शन, हुकूमत अपने फैसलों के ऊपर खुद खड़ी नज़र नहीं आती। बिल्कुल बिलाल साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही। एक पॉलिसी है, हमें पता था, अक्टूबर में पता था, मुझ जैसे बंदे को पता था कि काटन का बहरान आएगा, धागे का बहरान आएगा, लेकिन उस पर कोई ठोस कोई पॉलिसी दी नहीं गई। अगर हमने इंडिया से नहीं लेना था, हम उसके अल्टरनेटिव उसी वक्त से सोचते, उसी वक्त से को हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते, कोई अपनी कैप करते, अपना एक रॉ मटीरियल हमारे पास है जिस पे हमारी पूरे का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बेस करता है। मगर अगर धागा नहीं मिलेगा, अकेली लूम नहीं बंद होगी, आपका डायरेक्ट सैजिंग इफेक्ट होगा, आपकी प्रोसेसिंग इफेक्ट होगी। और ये 3 सेक्टर जो हैं, जो मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, पावर लूम, हम आपस में लिंक हैं। अगर शार्टेज, धागे की शार्टेज आएगी, सैजिंग भी जितनी शार्टेज आएगी, सैजिंग भी उतनी परसेंट डाउन हो जाएगा। वीविंग तो होगी, वीविंग के बाद प्रोसेसिंग भी आपकी वो डाउन होगी, और इससे बेरोज़गारी भी होगी और वो हमारी एक्सपोर्ट भी नीचे आएगी। हम लोकल में भी, लोकल इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी तो अब सोच नहीं रहा। वैसे उस महंगाई ऐसी है, उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो कपड़ा हमारा किसने लेना है? कपड़ा तो आखिरी जो होता है वो होता है कि चलो जो खाने पीने से बच गया, फिर हाँ जिसको ढापना है, बड़ी मजबूरी के तहत लोग लेते हैं। लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि अब जो हमारा लोकल बायर है उसके पास कलेक्शन ही नहीं हो रही, उसका जो रेट है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा। अब देखें, अभी मौसम आया है, सेलें शुरू हो गई हैं, सेलें लग गई हैं। अभी सीज़न था जो कि एंड जून पे जाके समर पे एंड पे लगती हैं। अभी लोगों ने सेलें शुरू कर दी हैं ताकि पैसे की सर्कुलेशन हो। लोगों ने जो सोचा कि पता नहीं अब ये हमारा माल बिके ना बिके, वो सेलों के थ्रू बेच रहे हैं। सर साहब, जो आपने बात की, अगर 96 रुपये या 98 रुपये 100 के करीब ग्रे क्लॉथ निकल रहा है फी मीटर, तो बाहर मार्केट में जब इसे ऊपर प्रोसेसिंग होनी है, ये डाइंग से निकल जाना है, फिर उसके बाद प्रोसेस होकर प्रॉपर एक पैक हो जाएगा, फिर कहाँ तक कीमतें जा रही हैं? बिल्कुल जी, अब तो डेढ़े रेट हो गया हर चीज़ का, मतलब कुछ का डबल हो गया, कुछ का डेढ़ा रेट हो गया। तो मतलब आम जो 700-800 रुपये का सूट था वो 1500-1600 पे चला गया है। तो मतलब गरीब आदमी के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जिसके 4 बच्चे हैं वो अपने खाने पीने का करे, अपने बच्चों को कपड़े का करे, मतलब हर चीज़ महंगाई है। जैसे बिजली महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, तो मतलब ये तो मुश्किलात हैं। जो मतवसत तबका है ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, मजदूर के लिए भी हैं, लेकिन जो मतवसत तबका है उसके लिए मुश्किलात ही आ रही हैं। सूतर वालों से हमारी बात हुई थी, सूतर मंडी वाले कहते हैं देखें जी, हुकूमत ने कहा था इंपोर्ट का, तो कीमतें देखें 12,000 बोरे तक गिरी हैं। जब हुकूमत ने इनकार कर दिया, फिर सट्टेबाज मुतहरक हो गए। वो कह रहे हमने तो माल बेचना है, जो मर्जी खरीद ले, और वहाँ आगे कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कौन आ रहा है, लेकिन वो भी हुकूमत की पॉलिसियों को सारा मार्ज इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनकी गलती है, उन्होंने ऐसी गोमगो की सूरत हाल पैदा की। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। जो सट्टाबाजी ना इसी सूरत में होती है जब माल शार्ट होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए था इसको कैप करते। उनको पता था कि हमारे पास रॉ मटेरियल काटन कम हुई है, एक तो काटन पे मुकम्मल ड्यूटी लगाते, हमारी जो सरप्लस थी उसको बाहर भेजते, जो हमारे नहीं यूज़ में आती थी उसको बाहर भेजते। फिर वो काटन की बजाय यार्न भी भेज दिया गया। अब हम यार्न इम्पोर्ट करेंगे, यार्न जो इम्पोर्ट होता है वो आपको पता है 40 से 50 दिन लगते हैं इम्पोर्ट होने में। तो प्राइस का भी इशू है। हमारी यहाँ जो लोकल सारी ये सट्टाबाजी हो रही है, मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल कसूर है। अगर वो शुरू से अपनी को पॉलिसी बनाती, शुरू से इसको कैप करती, या बाहर से उसी वक्त मंगवाते, या इसको ओपन कर देते। जैसे मिल वाले को ओपन है, जैसे वो मर्जी भेज रहा है, हमारे लिए भी ओपन। हर बंदा जो चाहता था DTRE के तहत जो माल मंगवाना है ना, वो हर बंदे के बस की बात नहीं। वो तो 2, 4, 10, 5% लोग हैं जो मंगवाते हैं। या इस बार आप भी चॉइस साहब मांगेंगे कि जैसे शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन हुआ, ऐसा कोई एक्शन हो जाए, और आप लोगों के मुताबिक ये बहुत सूतर पड़ा है, बहुत यौन पड़ा है, वो निकला है बाहर? वो तो हल है जी, वो बिल्कुल। जो अगर इन्होंने बाहर से भी धागा नहीं मंगवाना, फिर इसको कैप भी करें और ये एक्शन भी लें। जो माल जिनके पास है इनका ऑडिट कराएं, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। बोरे आज भी पड़े हैं, लाखों की, हज़ारों की तादाद में लोगों के पास, मिलों के पास, आगे एजेंटों के पास बोरे पड़े हैं, वो निकलेंगे बाहर। इसका फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर हो तो जिस तरह चीनी निकली है वो भी निकल आएगी बाहर, वो भी बाहर निकलेंगे। हमारे साथ हाई साहब भी मौजूद हैं, इनसे मैं बात का जो है वो सिलसिला जारी रखूँगा। और जो मुश्ताक साहब हैं जी, बड़े सीनियर अगर देखा जाए तो मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि उम्र अपनी बिता दी है इन्होंने इस पावरलूम सेक्टर के अंदर, कॉटन पावरलूम के अंदर। हाई साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? आपने पूरी उम्र लगा दी है,
बिल्कुल आप मौमर हैं, लेकिन ऐसे ही इन्होंने इंडस्ट्री को भी बिल्कुल बीमार कर दिया है, मौमर कर दिया है और आखिरी कदमों पे लेके आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। एक साल में हुकूमत ने कई पॉलिसियाँ बदली हैं कि एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, दरामद की ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब जो साल के आखिर में रमज़ान शरीफ के लिए लेबर का एक ही साल होता है, उनके बच्चों के लिए, और हमारा भी यही होता है दारोमदार कि ईद आएगी, रोज़ी लोगों को अच्छी मिलेगी और कारोबार अच्छा चलेगा। अभी से अब कारोबार बंद होना शुरू हो गया है। सूत्र इतना महंगा है कि पावर लूम जाकर देख लो, पावर लूम बंद हो रही हैं। हाँ जी, इसमें हुकूमत जो भी क्या करती है वादा उसके फ़ौरन इन्हें कर जाती है। तो तमाम मुल्क के जो है इसका आधा दारोमदार जो है ये रेडी से लेकर कपड़े तक इन पे निसार है। तो हुकूमत टस तो मस नहीं हो रही और हम बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, मतलब कारोबार पावर लूम के साथ, लेबर के साथ और सूत्र के साथ, जो हर वक्त सुबह 10 रुपये पाउंड है, शाम को 20 रुपये पाउंड है। कोई तनासब नहीं है, तसलसल कायम नहीं है मुल्क में। तो इसमें आवाम जो है वो पिस रही है। मेहरबानी फरमाकर इसको किसी सही दायरे में लाया जाए, सही दायरे में इसको लाया जाए ताकि गरीब लोगों का जो मुआशी कदर है वो ख़त्म हो सके। प्रोग्राम आपने पूरा देखा जिसके अंदर तमाम तफसीलात हमने देखी कि मजदूर तंजीमें इस वक्त किस हद तक परेशान है, फैक्ट्री मालिक किस हद तक परेशान है, प्रोसेसिंग सेक्टर कितना परेशान है। इसके ऊपर फिर फॉर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन जिसकी ज़रूरत है। ये ना हो फिर से मीटिंग खेला जाए, कभी ईसीसी में फैसले जा रहे हैं, फिर कभी ना में जा रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ये आनी जानी अब छोड़ देनी चाहिए। पंजाबी में कहते हैं ना, साडा काम छड़ो साड़ी आनियाँ जानियाँ देखो। मेरे ख्याल में हुकूमत ये अब वतीरा बदले और अपोजिशन को इसका जो इल्ज़ाम है मार्ज़ इल्ज़ाम ठहराना छोड़ दे। आप करें, आपके दौर इक़दार में ये ऊपर आई, लेकिन उसके साथ ही नीचे जाती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपने नारे मारे पहले ऊपर जाने के लिए, अब नीचे जाते पे आप बोल ही रहे। खामोश हैं, उस खामोशी को तोड़ें और कुछ करें ताकि ये मजदूर खुशहाल रहे, ये फैसलाबाद मजदूरों और टेक्सटाइल्स का शहर बरकरार रहे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।